स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में हमने सेल ऑर्गेनल स्टार्ट किए थे। मैंने सेल ऑर्गेनल आपको 4 सेल ऑर्गेनल आपको पढ़ाए थे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड राइबोसोम। ठीक है, अब मैं एक क्विक रिवीजन ले रही हूँ, देर आफ्टर अपन आगे वाले सेल ऑर्गेनल पढ़ेंगे। सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैंने बताया था, गार्नियर ने इसको डिस्कवर किया था और पॉटर ने फिर इसको नाम दिया था। फिर आते हैं अपन इसकी स्ट्रक्चर पे, तो मैंने कहा था कि मेनली इसमें 3 स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहती हैं, सिस्टर्नी ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स। ठीक है, और ये कैसे अरेंज होती हैं मैंने इस पूरे डायग्राम में आपको बना के दिखाया था। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसका बीच वाला जो पार्ट होता है इसे लैमिनर रीजन कहते हैं और इसके बाहर वाला पार्ट एक्स्ट्रा लैमिनर रीजन कहला रहा है। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स मैंने बताया था कि जिस ईआर पे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं उन्हें राइबोसोमल रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या राइबोसोमल मैं इसलिए बोलती हूँ कि थोड़ा बच्चों को ध्यान रह जाता है, जिस पर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं उन्हें राइबोसोमल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तुम बोल सकते हो। बाकी होता क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिस पे राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते हैं वो क्या कहलाता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इनमें यदि डिफरेंस देखें तो यहाँ राइबोसोम एब्सेंट होते हैं रफ में, यहाँ प्रेजेंट होते हैं। ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है, लिपिड कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस करता है और ये कुछ एंजाइम भी बनाता है। फंक्शन पे आते हैं अपन स्टूडेंट्स, तो फंक्शन में ये प्रोटीन सिंथेसिस, लिपिड कार्बोहाइड्रेट, स्टेरॉइड हार्मोन्स बना रहा है, एंजाइम्स फॉर्मेशन करता है। उसके अलावा एक गोल्जी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है, वो मैं अभी बताऊंगी तुम्हें। ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, न्यूक्लियोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म और वन सेल टू अनदर सेल ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा। मैकेनिकल सपोर्ट भी कई बार ये दे रहा है, शेप में भी हेल्प करता है। गोल्जी बॉडी है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, कैमिलो गोल्जी ने मैंने बताया था आउल की नर्व सेल में इसकी डिस्कवरी की थी। ठीक है, फिर यदि अपन देखते हैं स्टूडेंट्स तो इसकी स्ट्रक्चर में मैंने पहले तुम लोगों को स्ट्रक्चर में मैंने ये बताया था कि ये कैसे बनी। तो जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बडिंग के थ्रू ये छोटी छोटी सी वेसिकल्स टूट के गिरती हैं, ये वेसिकल यहाँ के अरेंज हो जाती हैं और अरेंज होने के बाद ये सारी रिजॉल्व हो जाती हैं और सिस्टर्नी को फॉर्म करती हैं। देयर आफ्टर सिस्टर्नी से 1 और 2 स्मॉल वैक्यूल्स बाहर निकल रही हैं और ये वैक्यूल्स आपस में मिलके लार्ज वैक्यूल्स बना लेती हैं। इस तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फॉर्मेशन होता है। ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड्री स्ट्रक्चर होती है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। उसके अलावा जहां से फॉर्मेशन स्टार्ट होता है वो तो फॉर्मिंग फेज होता है, और जहाँ पे ये फॉर्मेशन ये मैच्योर होती है वो मैच्योरेटिंग फेज होता है। उसे ट्रांस फेज भी कहते हैं, इसे सिस फेज भी कहते हैं। ये कॉन्वेक्स होता है, वो कॉन्केव होता है। उसके अलावा ये वाला जो पोर्शन होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ होता है और वो सेल मेम्ब्रेन की तरफ होता है। ये थोड़ा हमें ध्यान रखना है किसमें, गोल्जी कॉम्प्लेक्स में। ये आगे कंप्लीट गोल्जी कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर। इससे आगे किसका फॉर्मेशन होगा इन लार्ज वैक्यूल से, लाइसोसोम का। लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि ये लार्ज वैक्यूल्स जो हैं जब सिक्रीटरी सेल में जाती हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, लाइसोसोम में कन्वर्ट हो जाती हैं। अब यदि इसके फंक्शन देखें तो पहला फंक्शन तो फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, पैकेजिंग होगी कि मैंने कहा था कि रॉ मटेरियल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बन जाते हैं और गोल्जी कॉम्प्लेक्स में आके वो स्मॉल स्मॉल पैकेट्स में पैकेट्स बन जाते हैं उनकी। उसके बाद एक्ट्रोसोम फॉर्मेशन, मैंने कहा था स्पर्म फॉर्मेशन के समय एक्ट्रोसोम बनाता है जो कि मेल को फीमेल में एंट्री के लिए एंजाइम होते हैं इसके पास। उसके अलावा ये बहुत सारे हार्मोन्स फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है और सेल प्लेट फॉर्मेशन हमने सेल वॉल में देखा था। लाइसोसोम की डिस्कवरी डी डुवे ने करी थी। इसमें कौन सा एंजाइम, मैंने कहा था कि सिक्रेटरी सेल में जाने के बाद लाइसोसोम को क्या नाम दे देते हैं अपन, प्राइमरी लाइसोसोम। इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स डेवलप्ड हो जाते हैं। कौन कौन से होते हैं, प्रोटीज, लाइपेज, कार्बोहाइड्रेजेज या एमाइलेज अपन इसको बोल रहे हैं। इसका मेन यदि हम देखें तो जब इसमें फैगोज और पिनोज एंटर करते हैं, यानी सॉलिड सब्सटेंस और लिक्विड सब्सटेंस एंटर करते हैं, तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्लस फैगोज पिनोज मिलके क्या कहलाता है, सेकेंडरी लाइसोसोम कहलाता है। अब इसमें ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इन फैगोज और पिनोज का डाइजेशन कर देते हैं और डाइजेशन करने के बाद डाइजेस्टिव सब्सटेंस तो साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज हो जाते हैं और अनडाइजेस्टेड पार्ट जो रह जाता है उसे अपन क्या बोलते हैं, रेसिड्यू बॉडी। अब मैंने स्टूडेंट से बताया था इसका मेन फंक्शन तो डाइजेशन होता है, पर ये एज ए सुसाइड बैक कहाँ करता है, इंजर्ड टिश्यू में करता है। इंजर्ड टिश्यू में कैसे कर रहा है कि मैंने बताया था जिस जगह पे भी इंजर्ड टिश्यू होता है ये लाइसोसोम फट जाता है, क्योंकि वो सेल यदि कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं होंगे तो टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करेंगे, इसलिए उस चीज से बॉडी को बचाने के लिए उस जगह पे फट जाता है। फटने के कारण इसको क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग। फिर आते हैं अपन राइबोसोम पे। राइबोसोम मैंने बताया था यहाँ पे 80s टाइप ऑफ राइबोसोम पाया जाता है। एस मतलब स्वेटबर्ग यूनिट और सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट बताया था। 2 टाइप ऑफ सब यूनिट रहती हैं इसके पास, 60s एंड 40s। 60s में 3 सब यूनिट होती हैं, 28S, 5.5S और 5S, और यहाँ पे 18S RRNA प्रेजेंट रहता है। उसके अलावा इसके पास 40 प्रोटीन होते हैं और 30 प्रोटीन। ये टोटल मिला के यदि मैं तुम्हें राइबोसोम बताऊं तो राइबोसोम बनता किससे है, मेनली RRNA
प्लस प्रोटीन से फॉर्म होता है। किससे फॉर्म हो रहा है? आरआरएनए प्लस प्रोटीन। तो अब ये आरआरएनए कौन कौन से हैं? तो इसी की दो सब यूनिट 60 और 40। तो 60s मेनली किससे बन रहा है? 20s आरआरएनए, 5.5s आरआरएनए और 5s आरआरएनए प्लस 40 प्रोटीन जब आपस में मिल जाते हैं तो ये मिलके क्या बनाते हैं? 60s सब यूनिट। इसी तरह यहाँ पे ये 60s आरआरएनए 60s सब यूनिट बनाते हैं। और 40s का क्या आएगा? 40s में 18s आरआरएनए और 30 प्रोटीन मिलके 40s सब यूनिट बनाते हैं और ये दोनों फिर कंबाइंड होकर 80s बनाते हैं। तो मेनली ये कंबाइंड कब होते हैं? ड्यूरिंग द प्रोटीन सिंथेसिस। तो मेनली इसका क्या वर्क रहता है? प्रोटीन सिंथेसिस का, राइबोसोम का। अब इसके ज्वाइनिंग से रिलेटेड मैं एक टर्म आपको बताना चाहती हूँ कि व्हेन मैग्नीशियम आयन कंसंट्रेशन होती है स्टूडेंट साइटोप्लाज्म में, मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन 0.001 m होती है तो दोनों सब यूनिट जुड़ जाती हैं। उससे कम होती है, लेस देन होती है तो दोनों सब यूनिट डिसोसिएट हो जाती है। और उससे ज्यादा होती है तो वो दोनों सब यूनिट मिल जाती है और एक के बाद सब यूनिट मिलती चली जाती है और एक तरह से वो क्या बनाती है? पॉलीमर्स बनाती है। ठीक है, तो ये 5 सेल ऑर्गेनल मैंने लास्ट टाइम तुम्हें पढ़ाए थे। अब अपन आगे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल लेते हैं अपन वैक्यूल। ठीक है, वैक्यूल जो होता है, वैक्यूल में जो ये आउटर मेम्ब्रेन होती है, इस आउटर मेम्ब्रेन को नाम देते हैं टोनोप्लास्ट। इसको अपन क्या कह रहे हैं? टोनोप्लास्ट नाम दे रहे हैं। इसके अंदर जो लिक्विड फिल रहता है, इस लिक्विड को अपन क्या कहते हैं? ये लिक्विड कहला रहा है आपका सेल शेप। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। इसके अंदर मेनली क्या रहता है? इस सेल शेप में एक तरह से हमारे घर में जैसे स्टोर होता है वैसे वैक्यूल एक तरह से स्टोर है सेल का। तो इसके पास क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, लिपिड होता है, फैट होता है, मिनरल्स होते हैं। ठीक है, एंजाइम्स भी होते हैं कई बार इसमें। ठीक है, तो इस तरीके से ये रहता है। तो इस तरीके से ये पूरा कंप्लीट होता है। नॉर्मली प्लांट सेल में वैक्यूल्स बड़ी बड़ी होती हैं। क्यों होती हैं बड़ी बड़ी वैक्यूल्स? क्योंकि उनमें उनको बायोन्सी बनाए रखनी होती है प्लांट सेल में। और एनिमल सेल में लगभग वैक्यूल्स छोटी होती हैं या फिर ना के बराबर होती हैं। तो जो प्लांट सेल में बड़ी बड़ी होती हैं उनको अपन क्या नाम देते हैं? सैप वैक्यूल। क्योंकि उसमें सेल शेप होता है तो सैप वैक्यूल उनको नाम दे देते हैं। ठीक है, अब क्या होता है? जो यूनिसेलुलर कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें 2 टाइप ऑफ वैक्यूल प्रेजेंट रहती है। एक वैक्यूल को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल मेनली अपने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से लेते हैं? अमीबा में मेनली इस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में मेनली क्या वर्क होता है इसका? कहाँ इसका वर्क करते हैं? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं? एक्सक्रीशन, यानी इसमें एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट रहेंगे और ऑस्मोरेगुलेशन, आयंस का मेंटेनेंस करना यूनिसेलुलर यानी उसके साइटोप्लाज्म में, वो क्या कहलाता है? ऑस्मोरेगुलेशन। और एक्सक्रीशन में इसका कौन सी वैक्यूल रहती है? कॉन्ट्रैक्टाइल। उसके अलावा अमीबा में एक और होती है वैक्यूल जिसे हम क्या नाम देते हैं? फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल का मतलब स्टूडेंट समझ में आ रहा है कि इसमें फूड रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना है कि वैक्यूल नॉर्मली जो वैक्यूल होती है प्लांट सेल और एनिमल सेल में उसे सैप वैक्यूल कहते हैं। इसकी आउटर मेम्ब्रेन टोनोप्लास्ट होती है। अंदर जो लिक्विड फिल होता है, दिस लिक्विड इज नॉन एज सेल शेप, में ये कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, फैट, मिनरल्स को स्टोर करके रखता है। ठीक है, जब जब जरूरत होती है तब इसको यूज कर लिया जाता है। उसके अलावा प्लांट सेल में वैक्यूल्स बड़ी बड़ी होती हैं, क्योंकि जब वो बड़ी होती हैं तो उसको थोड़ा सा हल्का करती हैं और बायोन्सी बनाती हैं। ठीक है, उसके अलावा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, उनमें 2 टाइप ऑफ वैक्यूल और बताई मैंने, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल और फूड वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कौन सी है? अमीबा है, जो कि मेनली क्या काम करती है? एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन का काम कर रही है। और यदि हम दूसरी वैक्यूल देखें तो दूसरी होती है फूड वैक्यूल, जो कि क्या कर रही है? फूड स्टोर करती है। ठीक है, क्लियर हो गया? ये हो गया अपना वैक्यूल। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल। फिर आते हैं अपन नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल पर, माइटोकॉन्ड्रिया पर।
ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया की मेनली स्टडी की थी बेंडा, एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसकी स्टडी की थी, बेंडा। ठीक है, इन्होंने स्टडी की थी माइटोकॉन्ड्रिया की। उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया किन सेल्स में सबसे ज्यादा क्वांटिटी में होता है, जहां पे एनर्जी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। जिन सेल्स में एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है उन सेल में माइटोकॉन्ड्रिया की क्वांटिटी बढ़ती चली जाती है। अब यदि अपन माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर में माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होती है स्टूडेंट्स, ये भी। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है। इसमें बाहर आउटर मेम्ब्रेन जो होती है, ये तो आउटर मेम्ब्रेन हो गई इसकी। अब आते हैं अपन इनर मेम्ब्रेन पे। तो इनर मेम्ब्रेन जो है इसकी, उसमें इस तरीके के फोल्ड्स रहते हैं। इनर मेम्ब्रेन पे ये फोल्ड रहते हैं, इसलिए इनको अपन क्या नाम देते हैं, क्रिस्टा। इनर मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, इसकी क्रिस्टा। आउटर मेम्ब्रेन सिंपल रहती है और ये इन दोनों के बीच का स्पेस होता है, इसे बोलते हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। इसे क्या कह रहे हैं अपन, इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। अब इसके अंदर कुछ फ्लूइड फिल्ड होता है, ये फ्लूइड अपना क्या कहलाता है, इसको अपन बोलते हैं मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, इस साल हमें प्लांट फिजियोलॉजी पढ़नी है। प्लांट फिजियोलॉजी में मैं आपको रेस्पिरेशन में प्रोसेस बताऊंगी, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल। तो थोड़ा सा तुम्हें यहाँ बस एक आइडिया दे रही हूँ कि मैट्रिक्स में मेनली होता क्या क्या है। एक तो क्या होता है, डीएनए होता है, इसके पास अपना खुद का आरएनए होता है, खुद का 70S राइबोसोम होता है, ये तो हमें ध्यान रखना ही रखना है। उसके अलावा इसके पास क्रैब, एक साइंटिस्ट थे, क्रैब साइकिल है एक, वहां पे उसके एंजाइम्स होते हैं। तो अपन यहाँ लिखेंगे क्या होता है इसके पास, एंजाइम्स ऑफ क्रैब साइकिल। क्रैब साइकिल के एंजाइम्स इसके पास प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, यहाँ पे ये है, इसका मतलब इसकी क्रैब साइकिल कहाँ रहती है, नॉर्मली इसमें मैट्रिक्स में होती है। ठीक है, उसके बाद आते हैं इसकी जो ये क्रिस्टा होती है, इसके पास इस तरह के पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं पूरी सरफेस पे। ये पार्टिकल्स, इन पार्टिकल्स को अपन क्या नाम देते हैं, इन पार्टिकल को अपन कहते हैं F1 पार्टिकल्स, या एक नाम और होता है ऑक्सीसोम्स। ठीक है, ये F1 पार्टिकल्स देखें तो ये इस तरीके से रहते हैं। ठीक है, ये तो इसका हेड हो गया, ये बेस हो गया, ये इसका स्टॉक हो गया। ठीक है, ये हेड, बेस और स्टॉक। उसके बाद इसमें मेनली कौन से एंजाइम्स रहते हैं, इसके पास होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, एंजाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के एंजाइम्स इसमें रहते हैं। ठीक है, ये बेस है, ये स्टॉक हो गया और ये हेड हो गया। क्लियर हो गई बात, ये होता है कंप्लीट माइटोकॉन्ड्रिया। अगेन बता रही हूँ, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होती है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन इसकी फोल्डेड रहती है, जिसे अपन क्रिस्टा नाम देते हैं। इन दोनों के बीच का स्पेस इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहला रहा है। इसमें जो लिक्विड फिल रहता है, दिस लिक्विड इज नॉन एज मैट्रिक्स। उसके बाद मैट्रिक्स के पास क्या होता है, डीएनए, आरएनए, 70S राइबोसोम। ठीक है, एंजाइम्स ऑफ क्रैब साइकिल, क्रैब साइकिल के एंजाइम्स होते हैं। उसके अलावा क्रिस्टा के ऊपर मैंने क्या बताया कि क्या होते हैं, F1 पार्टिकल्स होते हैं। इस F1 पार्टिकल की स्ट्रक्चर मैंने बताई है, इसके पास मेनली क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के। मेनली अपन क्योंकि एटीपी बना रहे हैं तो कौन सा एंजाइम, तो ध्यान रखना अपने एटीपी सिंथेटेज, ये एंजाइम तो याद ही रखना है। ठीक है, क्लियर हुआ। अब यदि अपन इसका फंक्शन देखते हैं तो फंक्शन अभी हमें पता है क्या फॉर्म करता है, ये एटीपी फॉर्मेशन में, ये एटीपी फॉर्मेशन कर रहा है। ड्यू टू दिस प्रोसेस अपन क्या बोलते हैं इसे, पावर हाउस ऑफ द सेल। इसको अपन क्या नाम देते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि ये क्या कर रहा है, एटीपी फॉर्म कर रहा है। उसके बाद आते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट, पहला फंक्शन तो इसका एटीपी फॉर्मेशन हो गया। सेकंड एक टर्म और आती है यहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहला रहा है आपका, सेल विद इन सेल और
प्रोकैरियोटिक सेल इन यूकैरियोटिक सेल। क्यों बोलते हैं इसे, या एक नाम और बोल रही हूं मैं, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गन, यानी ये अपना फॉर्मेशन खुद कर लेता है सेल के अंदर। तो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ देखा कि इसके पास खुद का डीएनए, खुद का आरएनए, 70s राइबोसोम, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को प्रोकैरियोटिक सेल में बताई थी कि केवल वहां पे सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, आरएनए होता है, 70s राइबोसोम वहां प्रेजेंट होता है। ये चीज मैं आपको वहां क्लियर कर चुकी हूँ, तो ये बताने की जरूरत ही नहीं है। तो हमें ध्यान है ये बात, तो हम ये कह सकते हैं कि सेल विद इन सेल या प्रोकैरियोटिक सेल इन यूकैरियोटिक सेल। और सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गन क्यों कहते हैं कि खुद का डीएनए और खुद का आरएनए, खुद का प्रोटीन खुद बनाता है। उसके अलावा कई सेल में ये क्या करता है, बाइनरी फिजन भी करता है। कौन, माइटोकॉन्ड्रिया, और अपनी क्वांटिटी को बढ़ा लेता है। क्लियर, माइटोकॉन्ड्रिया। अब अपन आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल स्टूडेंट्स अपन लेते हैं प्लास्टिड। केवल प्लांट सेल में प्रेजेंट रहता है, ठीक है, एनिमल सेल में नहीं होता है। प्लास्टिड मेनली जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, 3 टाइप ऑफ प्लास्टिड्स होते हैं। नॉर्मली इसको अलग ही मानूंगी मैं, क्लोरोप्लास्ट को क्रोमोप्लास्ट के साथ नहीं लेती हूँ। पहला होता है आपका ल्यूकोप्लास्ट, दूसरा होता है क्रोमोप्लास्ट, और तीसरा होता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो अपन लेते हैं ल्यूकोप्लास्ट से। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है स्टूडेंट्स, ल्यूकोप्लास्ट होता है कलरलेस, यानी इसके पास कलरलेस प्लास्टिड बोलते हैं इसे, यानी इसके पास कलर नहीं होता है। ये होता है कलर्ड प्लास्टिड, यानी इसके पास कलर रह रहा है। और ये क्लोरोप्लास्ट होता है, ये ग्रीन, क्लोरो का मतलब ग्रीन, और प्लास्टिड ये ग्रीन प्लास्टिड होता है। ठीक है, अब आते हैं अपन कलरलेस प्लास्टिड पे। कलरलेस प्लास्टिड होता है तो मेनली यदि अपन देखें तो ये कहाँ होता है, स्टोरेज ऑर्गन्स में रहता है। और मेनली स्टोरेज ऑर्गन कौन कौन से होते हैं प्लांट के, यदि अपन देखें तो कई बार क्या होता है, स्टेम में भी स्टोर होता है, रूट में भी स्टोर होता है, कुछ फ्रूट्स की फॉर्म में हो गया, और सीड्स में। ठीक है, तो मेनली 3 टाइप ऑफ ल्यूकोप्लास्ट यहाँ प्रेजेंट होते हैं। 3 टाइप ऑफ ल्यूकोप्लास्ट अपन देखें तो फर्स्ट जो होता है उसे बोलते हैं एमाइलोप्लास्ट। क्या मतलब होता है एमाइलोप्लास्ट का, एमाइलोप्लास्ट का मतलब ये होता है कि ये कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन में हेल्प करता है, कार्बोहाइड्रेट स्टोरेज में, फॉर्मेशन नहीं आएगा यहाँ पे, स्टोरेज आएगा। एमाइलोप्लास्ट क्या कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट को स्टोर कर रहा है। फिर आते हैं अपन एल्यूरोप्लास्ट। एल्यूरोप्लास्ट किसको स्टोर कर रहा है, ये प्रोटीन को स्टोर करता है। ठीक है, फिर थर्ड आते हैं अपन इलियोप्लास्ट। इलियोप्लास्ट किसको कर रहा है, इलियोप्लास्ट करता है आपका ऑयल स्टोरेज। तो हमें पता है कुछ पल्सेज होती हैं जो ऑयल स्टोरेज करके जिनमें बहुत सारा ऑयल्स होते हैं। पल्सेज में प्रोटीन भी प्रेजेंट रहता है, कार्बोहाइड्रेट स्टोरेज के लिए भी काफी सारा कंटेंट है जो मेनली कार्बोहाइड्रेट स्टार्च की फॉर्म में स्टोर रहता है। तो ये आपके क्या हो गए, 3 तरह के कलरलेस प्लास्टिड हो गए हैं जो कि किसमें आ रहे हैं, आपके ल्यूकोप्लास्ट में। अब आते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट का मतलब कलर्ड प्लास्टिड। तो ये मेनली किस जगह पे प्रेजेंट रहते हैं, कलर्ड पार्ट जो होते हैं प्लांट के। कलर्ड पार्ट का मतलब क्या हो गया कि जैसे फ्लावर का जो कलर है, फ्लावर का कौन से कलर की अपन बात कर रहे हैं, रेड हो गया, ऑरेंज हो गया, रेड हो गया, ऑरेंज हो गया, और भी बहुत से कलर के फ्लावर्स होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये अपन यहाँ पे कहेंगे फ्लावर्स के कलर में मेनली पेटल्स का कलर होता है ये। ठीक है, तो उनको कलर देने के लिए, फ्रूट्स को कलर देने के लिए मेनली ये रहते हैं क्या, कलर्ड प्लास्टिड। उसके अलावा बहुत सारी एल्गी जो होती हैं उनमें क्या प्रेजेंट रहता है, कलर्ड प्लास्टिड रहता है। एल्गी में अकॉर्डिंग टू दिस अलग अलग तरह के
पिगमेंट्स होते हैं। मेनली यदि अपन देखें तो यहाँ पे आते हैं अपन ज़ैंथोफिल और फाइकोबिलिन्स पे। ये दो पिगमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि कलर्ड होते हैं। ज़ैंथोफिल नॉर्मली येलो ऑरेंज कलर का होता है, येलोइश ऑरेंज भी बोल सकते हैं इसे, येलो ऑरेंज कलर का होता है। फाइकोबिलिन्स देखें तो डिपेंड करता है, ये रेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके के ये रहते हैं। तो ये तो हो गया इनके कलर से रिलेटेड कि क्रोमोप्लास्ट कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहते हैं। मेनली पेटल्स होंगे, कलर पार्ट जो भी प्लांट के होते हैं वहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। अब आते हैं अपन क्लोरोप्लास्ट पे। क्लोरोप्लास्ट में मैंने बोला प्लास्टिड आते हैं, तो क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन प्लास्टिड आते हैं। तो ग्रीन प्लास्टिड की यदि अपन स्ट्रक्चर देखते हैं तो वो क्या रहती है, ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर रहती है, ठीक है। डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है, ये तो आउटर मेम्ब्रेन हो गई। और ये वाली मेम्ब्रेन वही मेम्ब्रेन है जो फ्लूइड लॉजिक थ्योरी में मैंने आपको बताई थी। ये हो गई आपकी इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। फिर वापस इसमें जो लिक्विड फिल रहता है, इस लिक्विड को मैं नाम दूंगी स्ट्रोमा। उसके अलावा इसके पास ऐसे कॉइन लाइक स्ट्रक्चर ऐसे लगी हुई रहती है। तो एक कॉइन लाइक स्ट्रक्चर को तो अपन नाम क्या देते हैं, थाइलेकॉइड। क्या कहते हैं, थाइलेकॉइड। और फिर ये ग्रुप बन जाता है। ये ग्रुप क्या कहलाता है, ये ग्रुप कहला रहा है ग्रेना, ठीक है। इस ग्रुप को अपन क्या नाम दे रहे हैं, ग्रेना नाम देते हैं। फिर ये बहुत सारे ग्रेना होते हैं इसके अंदर। ये ग्रेना किससे जुड़े हुए रहते हैं, इस तरह की, इसको अपन या तो क्या देते हैं ग्रेना लैमेली, ठीक है। ये क्या होता है ग्रेना लैमेली, या ग्रेना लैमेली ना बोल के इसको बोलेंगे अपन स्ट्रोमा लैमेली। क्या कहते हैं इसे, स्ट्रोमा लैमेली, की दो ग्रेना को मिलाने वाली क्या कहला रही है, स्ट्रोमा लैमेली कहला रही है, ठीक है। अब इसके पास, इसके ऊपर भी ऐसे डॉटेड स्ट्रक्चर होती है। स्टूडेंट्स, यहाँ मैंने तुम्हें ऑक्जीसोम्स बताया था, ये ऑक्जीसोम्स नहीं होते हैं। यहाँ पे ये जो है डॉटेड स्ट्रक्चर, दिस डॉटेड स्ट्रक्चर इज नॉन एज ऑक्जीसोम्स, ठीक है। ये डॉटेड स्ट्रक्चर क्या कहला रही है, ऑक्जीसोम्स कहलाती है। उसके बाद क्या है कि ये जो ऑक्जीसोम्स होते हैं, इन ऑक्जीसोम्स के पास क्या प्रेजेंट होते हैं, मेनली एक ऑक्जीसोम के पास 230 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होते हैं। क्या होते हैं, 230 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। तो इससे हमें एक चीज पता चलती है स्टूडेंट्स की, क्लोरोफिल जिस भी जगह होगा उस जगह लाइट रिएक्शन होंगी। तो जो है ना, मैं तुम लोगों को यहाँ पे पढ़ाऊंगी फोटोसिंथेसिस की दो रिएक्शन हम पढ़ेंगे, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। जो लाइट रिएक्शन होती है, क्योंकि क्लोरोफिल यहाँ प्रेजेंट होता है तो यहाँ होती है, ठीक है, लाइट रिएक्शन। और यहाँ स्ट्रोमा में देखें अपन, तो स्ट्रोमा में कौन सी रिएक्शन होती है, स्ट्रोमा आपका लिक्विड पार्ट है, ठीक है। इसका लिक्विड पार्ट क्या कहला रहा है, स्ट्रोमा कहला रहा है। और स्ट्रोमा में क्या होती है, डार्क रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे डार्क रिएक्शन के एंजाइम होंगे, यहाँ लाइट रिएक्शन के एंजाइम होंगे। उसके अलावा स्टूडेंट्स, स्ट्रोमा के पास डीएनए भी होता है, खुद का आरएनए भी है, और इसके पास 70S राइबोसोम भी होता है। क्योंकि इसके पास ये तीनों चीज है, तो अब अपन इसको क्या कह सकते हैं, खुद का प्रोटीन खुद बनाता है। तो ये जो प्लास्टिड होता है, प्लास्टिड भी क्या कहला रहा है, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गन। तो प्लांट के दो ऐसे ऑर्गन्स के नाम बताओ जो कि खुद अपने आप अपना फॉर्मेशन कर सकते हैं। सेल विद इन सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल विद इन यूकैरियोटिक सेल, वो कौन से हैं, प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। फिर आते हैं अपन नेक्स्ट, यदि इसके फंक्शन की बात करते हैं तो इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है स्टूडेंट्स फोटोसिंथेसिस। क्या रहता है इसका फंक्शन, फोटोसिंथेसिस। एक स्टूडेंट ये चीज ध्यान रखना, ये ऑक्जीसोम ही है, जो मैंने आप लोग को पहले भी बताया था कि इसको अपन क्या नाम दे रहे हैं, इसको हम ऑक्जीसोम्स कह रहे हैं, ठीक है। बट अब क्लोरोप्लास्ट में उस स्ट्रक्चर को अपन क्या नाम देते हैं, ये स्ट्रक्चर यहाँ पे ऑक्जीसोम्स ना कहला के इसको अपन बोलते हैं क्वांटासोम। क्या नाम देते हैं, क्वांटासोम,
क्या बोलते हैं इसे अपन, क्वांटासोम बोलते हैं। और क्लोरोप्लास्ट का वर्क मैंने अभी तुम्हें बताया क्या होता है, इसका फंक्शन फोटोसिंथेसिस होता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की दो रिएक्शन अभी मैंने आपको बताई, डार्क और लाइट रिएक्शन होती है। ये डार्क और लाइट रिएक्शन मेनली कहाँ हो रही है आपकी, डार्क रिएक्शन तो मैंने बताई स्ट्रोमा में, और लाइट रिएक्शन है वो कहाँ होती है, ग्रेना में होती है, क्वांटासोम। ठीक है, इसको क्या नाम दे रहे हैं अपन, क्वांटासोम नाम दे रहे हैं। ठीक है, अगेन बताती है क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स, डबल मेम्ब्रेन बाउंड्री स्ट्रक्चर होती है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड्री स्ट्रक्चर में आउटर और इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है, अंदर वाली मेम्ब्रेन में ये जो लिक्विड फिल होता है, दिस लिक्विड इज नॉन एज स्ट्रोमा। इसमें एक कॉइन लाइक स्ट्रक्चर इज नॉन एज थाइलेकॉइड। ये पूरा कंप्लीटली क्या कहला रहा है, ग्रेना कहलाता है। इसको अपन क्या बोल रहे हैं, इसे अपन ग्रेना बोल रहे हैं। दो ग्रेना के बीच का ये जो होता है इसे स्ट्रोमा लैमेली बोला जाता है। उसके अलावा इस पे जो डॉटेड स्ट्रक्चर होती है इसे अपन क्या बोल रहे हैं, क्वांटासोम। एक क्वांटासोम में कितने, एक क्वांटासोम में 230 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होते हैं। यानी क्लोरोफिल का ही मेन काम क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। ये चीज ध्यान रखना, फोटोसिंथेसिस में और मैं बताऊंगी। तो इसीलिए लाइट रिएक्शन जो होती है वो कहाँ होती है, वो ग्रेना वाले पोर्शन में होती है। कहाँ होती है, ग्रेना वाले पोर्शन में। और जो डार्क रिएक्शन होती है वो कहाँ होती है, स्ट्रोमा में होती है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी लाइट अब्जॉर्बिंग पिगमेंट नहीं प्रेजेंट होता है। उसके अलावा मैंने बताया डीएनए, आरएनए और 70S राइबोसोम होता है। ठीक है, तो ये 70S राइबोसोम जो है ये तीनों क्योंकि यहाँ प्रेजेंट है तो ये खुद का डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन फॉर्मेशन कर रहा है। और उसके अलावा अपना फॉर्मेशन करने के कारण ही इसको क्या नाम देते हैं अपन, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गन कहते हैं। और इसका फंक्शन क्या है स्टूडेंट्स, फोटोसिंथेसिस है। ठीक है, तो ये तो हो गए अपने प्लास्टिड। अब आते हैं अपन नेक्स्ट एक और स्ट्रक्चर जो कि मैंने तुम लोग को ये बताई थी कि किसमें प्रेजेंट रहती है, प्लांट सेल में। 3 स्ट्रक्चर और एक्स्ट्रा बताई थी स्टूडेंट मैंने, इनको अपन मिला के नाम देते हैं माइक्रोबॉडीज। इनको अपन ने क्या नाम दिया था, माइक्रोबॉडीज नाम देते हैं मिला के। मैंने कौन कौन सी बताई थी, स्फीरोसोम्स, ठीक है, दूसरी बताई थी मैंने परऑक्सीसोम्स, और तीसरी बताई थी मैंने ग्लाइऑक्सीसोम्स। इन तीनों में मेनली क्या प्रेजेंट रहते हैं, एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, मेनली इसमें एंजाइम्स होते हैं जो फूड एंजाइम जो होते हैं जो फूड्स को क्या, फूड को यानी वन चीज को अनदर चीज में चेंज करने में भी हेल्प करते हैं। जैसे परऑक्सीसोम्स में कहूँ तो परऑक्सीसोम में कौन सा एंजाइम रहता है, कैटेलेज एंजाइम होता है। ठीक है, तो ये कैटेलेज एंजाइम मेनली करता क्या है, कई बार क्या होता है H2O2 जो कि एक हैजार्डस सब्सटेंस होता है, टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, किसके लिए, प्लांट्स के लिए, तो उसको तोड़ के किस में कन्वर्ट कर देता है, H2+O2 में। तो ये काम होता है। स्फीरोसोम्स जो होता है, स्फीरोसोम्स मेनली क्या करते हैं, फैट मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं। ठीक है, ऐसे ही ग्लाइऑक्सीसोम्स की अपन बात करें तो ग्लाइऑक्सीसोम जो होते हैं ग्लूकोज को ग्लाइकोजन बोलो या ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म अपन कहेंगे। ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म में, स्टार मेटाबॉलिज्म में ग्लूकोज को स्टार्च में और स्टार्च को अगेन ग्लूकोज में बदलने में। तो उसके लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये एंजाइम किस में प्रेजेंट रहते हैं, ग्लाइऑक्सीसोम्स में प्रेजेंट रहते हैं। तो ये 3 माइक्रोबॉडीज जो कि कहाँ प्रेजेंट रहती हैं, मेनली प्लांट सेल में प्रेजेंट रहती हैं। उसके अलावा यदि अपन बात करें स्टूडेंट्स तो अपना सेल ऑर्गेनल कौन सा रह गया है इसमें, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम मैंने किस में बताया था कि ये केवल और केवल एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, एनिमल सेल में यदि अपन बात करें, जैसे ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के ऊपर की तरफ इस जगह पे ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहती है। दिस स्ट्रक्चर इज नॉन एज सेंट्रोसोम। इसको अपन क्या नाम देते हैं, सेंट्रोसोम कहते हैं। इसमें जो ये 2 डॉटेड स्ट्रक्चर हैं, दीज 2 डॉटेड स्ट्रक्चर इज नॉन एज सेंट्रियोल। क्या कहते हैं इसे अपन, सेंट्रियोल। इसके बाहर का जो स्फीयर है, दिस स्फीयर इज नॉन एज सेंट्रोस्फीयर। क्या कह रहे हैं इसे अपन, सेंट्रोस्फीयर नाम दे रहे हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गई अपने को बात कि मेनली सेंट्रोसोम कहाँ प्रेजेंट होता है और कैसे बन रहा है। 2 सेंट्रियोल और दोनों के दोनों सेंट्रियोल एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे रहते हैं। ये भी हमें ध्यान रखना है कि दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल मिलते हैं और दोनों के चारों तरफ जो रहता है उसे क्या बोलते हैं, सेंट्रोस्फीयर। अब एक सेंट्रियोल की यदि मैं स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको बना के दिखाती हूँ,
तो एक सेंट्रियोल जो होता है इसमें बाहर की तरफ 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 9 होती है माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं और एक बीच में होती है, ये हमें ध्यान रखनी है। 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होती हैं ट्रिपलेट की फॉर्म में होती है। ट्रिपलेट का मतलब बताती हूँ स्टूडेंट्स, 1 2 3 A B और C, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ओके। तो ये हो गई आपकी सारी A B C A B C, अब A B C आपस में जुड़ी हुई कैसे रहती हैं? C A कनेक्टिव से। किससे जुड़ रही है? C A कनेक्टिव। C A से जुड़ रहा है, ये C A कनेक्टिव, C A कनेक्टिव, C A कनेक्टिव, C A कनेक्टिव, ठीक है। इसको अपन क्या नाम दे रहे हैं? C A कनेक्टिव। यहां तक क्लियर हो गया। अब क्या होता है, ए के नीचे ग्रेन्यूल्स होती हैं, ठीक है। यहाँ पे ग्रेन्यूल्स रहती हैं ए के नीचे, हर ए के नीचे मैंने ग्रेन्यूल्स बना रही हैं। और इस ग्रेन्यूल को, ए के नीचे जो ग्रेन्यूल होती है, इस ग्रेन्यूल को बोलते हैं एक्स ग्रेन्यूल। थोड़ी सी टिपिकल है स्ट्रक्चर, थोड़ा ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। और 2 एक्स ग्रेन्यूल के बीच में एक और होती है जिसे मैं बोलूंगी वाई ग्रेन्यूल, ये कहला रही है आपकी वाई, ठीक है, वाई ग्रेन्यूल। ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। अगेन यहाँ बनाऊंगी मैं ये, ठीक है। तो एक तरह से ये कैसी दिख रही है अपने को? कॉट व्हील लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है हमें, ठीक है। तो ये हो गया। उसके अलावा हम देखो कि एक्स से यहाँ बीच की तरफ ये स्पोक आती हैं। इन स्पोक को अपन क्या नाम देते हैं? इन स्पोक को हम कहते हैं रेडियल स्पोक। कि ये इसको कहां से जोड़ रही है? इसको बीच से जोड़ रही है। कंप्लीटली कॉट व्हील लाइक स्ट्रक्चर अपने को क्लियरली दिख रही है। उसके अलावा ये आपस में यहां पे किससे जुड़ी हुई रहती है? लेटरल स्पोक से। एक बार दोबारा समझाती हूँ स्टूडेंट्स। बीच में एक माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये ट्यूब्यूल्स है, इसकी 3D स्ट्रक्चर देखते हैं अपन तो ये है क्या? ये ऐसे ट्यूब्यूल्स होती हैं। बाहर की तरफ 3 हैं तो ये 3 ऐसे अंदर की तरफ ट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है। तो एक बीच में 9, साइड में 9 जो है ट्रिपलेट की फॉर्म में होती हैं। तो ट्रिपलेट मैंने बता दिया तुम्हें, ठीक है। सी ए से जुड़ रहा है, सी ए कनेक्टिव से। ए के नीचे की तरफ जो ग्रेन्यूल होती है वो एक्स ग्रेन्यूल, और 2 एक्स ग्रेन्यूल के बीच में वाई ग्रेन्यूल होती हैं। बीच में ये रेडियल स्पोक से जुड़ी हुई रहती हैं। उसके अलावा बीच में रेडियल स्पोक से जुड़ी हुई हैं। उसके अलावा ये आपस में किससे जुड़ी हुई हैं? लेटरल स्पोक से जुड़ी हुई हैं। अब अपन आते हैं ए बी और सी। ए बी और सी में भी थोड़ा सा है कि इसके पास प्रोटीन्स होते हैं, ये होते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन, और लगभग कितने होते हैं? 13 होते हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। फिर आते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब स्टूडेंट देखो यहाँ पे तो 3 ग्लोबुलर प्रोटीन सेम होते हैं और यहाँ पे 2 ग्लोबुलर प्रोटीन सेम होते हैं। ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। और ये मैंने क्या बनाए हैं? ग्लोबुलर प्रोटीन।
ये मैंने क्या बनाया है, ग्लोबुलर प्रोटीन ए और बी, इन दोनों के बीच में 3 सेम रहते हैं, इन दोनों के बीच में 2 सेम रहते हैं, ये ध्यान रखना है हमें, ठीक है। अल्टीमेटली ये ट्रिपलेट का मतलब क्या होता है। और सेंट्रोसोम का यदि मैं फंक्शन बताऊं स्टूडेंट्स, तो फंक्शन इसका क्या रहता है, इसका फंक्शन होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर। नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगी स्टूडेंट्स के बाद, पहले सेल डिवीजन, बायोमोलिक्यूल ले लूंगी, सेल डिवीजन लूंगी, तो तुम्हें समझ आएगा स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन कहाँ होता है। यहाँ लिख देती हूँ वैसे तो मैं कि स्पिंडल फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर ड्यूरिंग सेल डिवीजन, तो वो कैसे होता है वो मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में।